लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक मुझे कल भी हमने जो है वो मैसेज किया था उन बच्चों के नाम जो कि क्लास में नहीं थे। देखिए, आप लोग अपने लिए मुश्किल जनरेट करेंगे। इफ यू आर नॉट रेगुलर इन द क्लास तो हमारे लिए जजमेंट बहुत मुश्किल होगी। कल अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है दोबारा से कि जहां हमें जो है वो रिजल्ट आपका भेजना पड़े, या अगर किसी किस्म का कोई भी आपको पता है अभी कोविड का सिलसिला चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है। सो प्लीज इंश्योर करें कि आपकी क्लास में अटेंडेंस कंपलसरी है, होनी चाहिए। क्लास आपने मिस नहीं करनी। अगर आप क्लास मिस करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे। अभी भी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम है। बाकी जो आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उनको मेरा मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। I was unable in class today because of internet issues. ठीक है बेटा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंटरनेट इशू था, आप कुछ मैनेज करने की कोशिश करें। मेरे पास भी आज इंटरनेट इशू है, लाइट नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव जो है वो कोशिश करते हैं जितनी भी ऑल्टरनेटिव्स हों उनको जो है वो यूज किया जाए। अच्छा जी, खैर, कल हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दो तरह की हमने की थी। एक ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी और एक आर्गन के साथ थी। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे कहते हैं फुल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये टर्म आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है सवाल में कि राइट फुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये फुल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम सारे सब शेल्स मेंशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम आर्गन के साथ लिखते हैं यानी इस तरह से, तो आर्गन आपको पता है कि इसका मतलब ये है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां हम ये कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट करके लिख रहे हैं, इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों टर्म्स आपको नोट करनी है कि आपको ये दोनों टर्म्स याद होनी चाहिए। ये फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो नेक्स्ट वन है दैट इज शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये है शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, अगर आप आर्गन के साथ लिखेंगे तो ये शॉर्ट हैंड है। लॉजिकल है कि कंप्लीट नहीं है, इसमें हमने शॉर्ट टर्म इस्तेमाल की है आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह हमने आर्गन लिख दिया है। तो ये आपको दो टर्म्स एडिशनल हैं जो मालूम होनी चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन बॉक्स नोटेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन बॉक्स नोटेशन। अच्छा जी, अब बॉक्स नोटेशन का मतलब जरा समझ लीजिए आप। बाज़ औक़ात हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करनी होती है उसमें हम इंस्टेड ऑफ दिस वे जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, हम डिफरेंट वे में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नाइट्रोजन इज 7, और हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इन बॉक्स नोटेशन। अब नाइट्रोजन की बॉक्स नोटेशन पहले तो आप समझें बनाएंगे कैसे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 1s में जाता है, और 1s ये सब शेल होता है 1s,
और आपको बताया था कि 1s सबशेल भी है और 1s ऑर्बिटल भी है, और आपको ये भी मैंने बताया था कि s सबशेल जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज s ऑर्बिटल। तो 1s सबशेल का भी नाम है और 1s ऑर्बिटल का भी नाम है, यानी कि 1s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। तो हम ये सिंगल बॉक्स बनाएंगे 1s के लिए। 1s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, तो हमें एक बॉक्स बनाना है। नेक्स्ट 2s है। अब 2s सबशेल है और 2s सबशेल के अंदर भी एक ऑर्बिटल है 2s। तो हमने 1s के बाद बनाया एक और बॉक्स जो कि 2s को रिप्रेजेंट करता है। इसके नीचे 1s लिखा, इसके नीचे 2s लिखा। तो अब ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया बॉक्स नोटेशन में। अब इससे अगला ऑर्बिटल जो है वो सबशेल 2p है, लेकिन हमें पता है कि 2p में क्या होता है। 2p में जब आप इलेक्ट्रॉन्स की 2p के जब आप ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो 2p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि p सबशेल डिवाइड होता है इनटू 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज px, py एंड pz। px, py और pz होते हैं। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे कि आप एक बॉक्स बनाएंगे बड़ा, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये 2p के जो है वो 3 बॉक्सेस बनेंगे, लेकिन ये अलग अलग नहीं बनेंगे, तीनों बॉक्सेस मर्ज्ड होंगे। ये 3 बॉक्सेस जो बनेंगे ये तीनों बॉक्सेस मर्ज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। 1s टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और आपको मैं बता चुका हूं कि एक ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। 2 electrons in an orbital must have opposite spin। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एरो अपवर्ड बनाया है, हाफ एरो, और दूसरा हाफ एरो डाउनवर्ड बनाया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन को शो कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन 1s आप बॉक्स नोटेशन में इस तरह शो करेंगे। नेक्स्ट है 2s। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि अगेन आप 2 अपोजिट एरोस फॉर्म करेंगे। ये 1s2 हो गया और ये 2s2 हो गया। नेक्स्ट 2p। अब 2p में 3 है, 2px, 2py और 2pz। ये 3 बॉक्सेस 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल्स मैं आपको बता चुका हूं कि ये सेम एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। px, py और pz तीनों की एनर्जी सेम होती हैं। 1s की कम, 2s की ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा होती है। इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, फिर 2s में, और अब 2p में जाएगा। लेकिन 2p के 3 बॉक्सेस हैं। 2p के 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस का मतलब यह है कि 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 2p सबशेल है, इस सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक 2px, एक 2py और एक 2pz। अब 2px, 2py और 2pz में आपने ये 3 बॉक्सेस बनाए। अब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे नाइट्रोजन में? 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले गए, बाकी रह गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब सवाल यह है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे। देखिए 2px की कैपेसिटी 2 है, 2py की कैपेसिटी 2 है, 2pz की कैपेसिटी 2 है। सारे ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन ईच होती है। तो जब सबकी कैपेसिटी 2 ईच है, तो अब सवाल यह है कि जब तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? अच्छा, अब रूल ये कहता है कि अगर सेम एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स हों, जैसे px, py और pz, अगर सेम एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स हों तो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग अवॉइड करते हैं।
क्योंकि पेयरिंग करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जब वो एक ही ऑर्बिटल पे होते हैं तो वहां पर एक और इश्यू होता है रिपल्जन का। लिहाजा इस रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए, इस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए पहले कोशिश ये होती है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कि वो पेयरिंग ना करें बल्कि अनपेयर्ड हो। अनपेयर्ड का मतलब पेयरिंग ना करें। तो अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा। एक 2px में, एक 2py में और एक 2pz में। अब आप देख सकते हैं कि all 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अनपेयर्ड हैं। All 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। और ये वही कहानी है 2p3, लेकिन 2p3 का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 2px में है, एक इलेक्ट्रॉन 2py में है और एक इलेक्ट्रॉन 2pz में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो मैंने तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आप डायरेक्शन देखें, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। जहां पेयरिंग होती है वहां एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम स्पिन। ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम स्पिन। तो यहां 2p के अंदर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स का हमने स्पिन सेम शो किया है। ठीक है बेटा, अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये बात सबके समझ में आ गई या कोई क्वेश्चन है? सर ये पेयर में क्यों होती बात नहीं समझ में आई। कौन सी वाली बात बेटा? कि ये पेयर में क्यों नहीं होते, अनपेयर्ड क्यों होते हैं? पेयर में इसलिए नहीं होते, देखिए पेयर में आगे मजबूरी होगी तो पेयरिंग भी करेंगे, बट कंफर्टेबल क्या होता है कि जब एक बॉक्स के अंदर, जब एक ऑर्बिटल के अंदर अच्छा, जब हम एक बॉक्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन शो करते हैं तो एक बॉक्स में यानी एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब यह है कि दोनों के दरमियान आइडेंटिकल चार्जेस होने की वजह से रिपल्जन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होंगे तो रिपल्जन कम हो जाएगा, रिपल्जन मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में। क्या अब आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ये बेटा अच्छा, एक सवाल ये आया था कि why do we have pair electrons when we draw the atomic structure? देखिए ओ लेवल में आपने क्या किया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप ओ लेवल में ऑर्बिट्स बनाते हैं तो वहां आपकी आसानी के लिए ये कह दिया जाता है कि आप चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पहले शो करें, फिर एक एक के साथ पेयरिंग कर दें। वो चूंकि उस स्टेज का मसला है, वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है ओ लेवल में, तो उस स्टेज की मजबूरी है कि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन अब आपके सामने ये बात क्लियर है कि अरेंजमेंट कैसे होता है। नाउ यू हैव टू फॉलो दिस आइडिया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, एक और टर्म इस्तेमाल होती है, वो है ग्राउंड स्टेट। ये हम जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट, यानी कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अभी फिलहाल आप ये समझे, ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन।
एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन एट एक्साइटेड स्टेट। वो हम उस वक्त करेंगे जब हम चैप्टर करेंगे बॉन्डिंग का। अभी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो टर्म ग्राउंड स्टेट से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड स्टेट का मतलब यही कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल हम करते हैं और ये है ऑक्सीजन। प्रोटॉन नंबर इसका 8 है। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी क्लास को लेट ज्वाइन किया है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में वो टाइमली ज्वाइन करें, ताकि हम टाइमली क्लास को शुरू करें और आप जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो हम यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, उसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है एएस का। इसलिए जो है वो बहुत जरूरी है कि हम जो है वो क्लासेस को, एक तो आप लोगों की रेगुलर अटेंडेंस बहुत जरूरी है। क्लास मिस करना बहुत मसला होगा। एक क्लास मिस होने का मतलब ये है कि आपके लिए जो है वो बहुत सारा जो है वो बैकलॉग बन जाएगा। अच्छा जी, बहरहाल ऑक्सीजन 8 है। सेम काम करना है हमें, यानी कि बॉक्स नोटेशन में कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नेक्स्ट 1s, next box is 2s, next box is 2p. अब फिलिंग करते हैं। 1s2, that means both electrons will be paired. 2s2, again both electrons will be paired. 2p, अच्छा अब 2p में पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन px में, एक इलेक्ट्रॉन py में और एक इलेक्ट्रॉन pz में। तो एक हमने px में रखा, एक py में, एक pz में, एंड ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर स्पिन। नाउ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली पेयर अप होना है, क्योंकि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो अब अल्टीमेटली जो है वो पेयरिंग होगी। और ये पेयरिंग जो है वो आप कहां करेंगे? वैसे तो पेयरिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन px, py, pz कहीं भी पेयरिंग कर सकता है, इसलिए आप पेयरिंग कहीं भी कर सकते हैं। बेटा हसनुल्लाह, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? मैंने आपको आंसर कर तो दिया इसका। ओके, अच्छा, तो अब जो है वो ऑक्सीजन 8 2p4। अब 2p4 में फोर्थ इलेक्ट्रॉन की आपको पेयरिंग करनी है, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। पहले वाले में करें, दूसरे में करें, तीसरे में करें, लेकिन चूंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसलिए हम पेयरिंग पहले वाले में करते हैं। बट इट इज पेयर्ड, देन वुडंट इट क्रिएट अ रिपल्सिव फोर्स? बिल्कुल करेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स तो बिल्कुल होगी। लेकिन अब चूंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये ऑर्बिटल एम्प्टी रहकर अगले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। टिल के ये पूरा सब शेल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक नेक्स्ट सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो पहले वो कोशिश करते हैं कि रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए अलग अलग रहें, बट वंस, जैसे अब ऑक्सीजन में मजबूरी हो गई, तो वंस ये सिचुएशन क्रिएट होगी, तो फिर जो है वो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो है वो पेयरिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब देखें, अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पेयरिंग करेगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पेयरिंग करेगा। वंस 2p सब शेल कंप्लीट हो जाएगा, then the next electron will enter in 3s। और अब आप जो एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट, अब आपने खुद ट्राई करना है। सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14 को आप ट्राई करेंगे खुद इसी बॉक्स नोटेशन को।
अब सिलिकॉन 14 है, तो सिलिकॉन 14 में 1s2 then 2s2 3 में डिवाइड हुआ, और ये 2p6 का मतलब ये है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट आफ्टर 2p होगा इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो अब यहां तक अगर आप काउंट करें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 3p में। एंड अगेन 3p जो है वो 3 में डिवाइड हो, क्योंकि p सब शेल है और उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, 3px, 3py एंड 3pz। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन ये 3p को भी हम 3 बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे, लेकिन ये बॉक्सेस आपस में कनेक्टेड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और ये 3px, 3py और 3pz, इन तीनों की भी एनर्जीज सेम होंगी। 3px, 3py and 3pz have similar energies। और फिर इसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2, और जैसे मैंने कहा कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग अवॉइड करते हैं। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3px में आ गया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बी इन 3py and there is no electron in 3pz। इसकी वजह यह है कि हमारे पास 3p के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर होंगे, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल जो करवा रहा हूं वो है एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा जी, अब एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं आयरन की। आयरन इज 26। अच्छा, अगर हम वैसे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन करें, अगर शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इट मस्ट बी आर्गॉन 3d6 एंड 4s2। ये आयरन की शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आयरन के अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व, d सब शेल इन्वॉल्व, 3d। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि d सब शेल जो है वो 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। और आपको ये भी पता है कि ये आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में 21 से लेकर 30 तक ये सारे एलिमेंट, प्रोटॉन नंबर 21 से लेकर प्रोटॉन नंबर 30 तक, ये सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब यहां ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में जब आप बॉक्स नोटेशन शो करेंगे तो उसके लिए ये इतना सारा लंबा, चूंकि आपके पास स्पेस कम होता है, लिहाजा एग्जामिनर ये अलाउ करता है कि आप इस बॉक्स नोटेशन को इस तरह शो करें कि आप पहले आर्गॉन लिखें 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट 3d है, अब 3d में 3d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? s सबशेल में 1 ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल और d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। उनके नाम आपको नहीं पढ़ने, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये देखें, हमने एक बॉक्स बनाया है जिसको हमने 5 में डिवाइड कर दिया, और फिर 3d के बाद एक बॉक्स 4s का।
तो आपको सिर्फ ये लास्ट वाले दो बॉक्सेस शो कर, 3D और 4s। ये लंबा काम नहीं करना, यहां शॉर्टकट लिख देंगे आर्गन। अब नेक्स्ट 3D में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, ये 3D6 है। अब 3D6 में 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है। अगेन वही रूल अप्लाई होगा जो मैंने आपको पी में बताया था कि पहले तमाम ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयरिंग अवॉइड करेगा। पहले हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन या स्पिन है वो सेम होगा। ये देख लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। नेक्स्ट अब होगी पेयरिंग, 6th इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और जो 6th इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी वो आप किसी भी जगह कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से हम पहले वाले में कर देते। ये 3D6 का अरेंजमेंट, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ 3D। और फिर 4s2 का मतलब ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हो। ये है बॉक्स नोटेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर 29 के लिए अब आप बॉक्स नोटेशन लिख, नाउ बॉक्स नोटेशन फॉर कॉपर। पहले हम कॉपर को कॉन्फ़िगरेट कर लेते हैं, आर्गॉन 3D10 4s1। अगर आपको याद हो, मैंने कॉपर में आपको बताया था कि वैसे कॉन्फ़िगरेशन 3D9 4s2 होती है, लेकिन ये चेंज होकर 3D10 4s1 हो जाता है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल इज ट्रांसफर्ड टू d, ताकि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की, और अब हम इसे जब बॉक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसी तरह से हम, सर हम लोग इसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? जी कॉपर की सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? फुल सर कॉन्फ़िगरेशन जी जी फुल कॉन्फ़िगरेशन, जी लिख सकते हैं। और उसकी बॉक्स नोटेशन कर सकते हैं इस तरीके से? बॉक्स नोटेशन में नहीं लिखते क्योंकि लंबा हो जाएगा ना, फिर वो स्पेस नहीं रहेगा। ओके ओके, लिखने का तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम स्पेस का है। चलिए ओके। अच्छा, नेक्स्ट 4s। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, और 3D10 का मतलब यह है कि पहले सब में एक एक और फिर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। दिस इज 3D10 4s1। यह है बेटा आइडिया रिलेटेड टू बॉक्स नोटेशन। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब जो है वो इसमें एक चीज और भी देख लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं रिगार्डिंग आयंस। अब जैसे आपसे कहा जाता है कि आयरन 2 पॉजिटिव 26 है इसका प्रोटॉन नंबर, अब इसको आप बॉक्स नोटेशन में शो करें। आयरन 2 पॉजिटिव 26 का बॉक्स नोटेशन। अब आयरन 2 पॉजिटिव का बॉक्स नोटेशन जो है उसमें पहले आर्गॉन 3D6 4s2, ये इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है आयरन की।
हमें आयरन 2 चाहिए, हमें आयरन 2 चाहिए। पूरा सेट जाएगा। सिर्फ 3d6 की होगी बॉक्स नोटेशन। अब ये 2 पॉजिटिव का मतलब है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल अकर फ्रॉम आउटर ऑर्बिट। और आपको पता है कि आउटर ऑर्बिट, जो आउटर सबशेल है, वो 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम 4s। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 4s नॉट हो जाए, एम्प्टी। और अब आप जब इसे बॉक्स नोटेशन में शो करेंगे तो 3D ये 3D है और ये 3D6 है। 1 2 3 सर 4 5 and 6। मतलब ये है 4s is empty। जी सर जी बोलिए बेटा। सर ये जी 4s में बेटा 2 था बताइए। तो फिर ये 0 कैसे हो गया? जी जी बोलिए। सर ये 4s में 2 था 4s तो में फिर 2 ये नहीं 0 थे कैसे बेटा, हो ये गया? तो हमने पहले जो कॉन्फ़िगरेशन, नहीं नहीं 4s में 2 नहीं था। मैंने आपको पहले ये बताया कि आयरन 26 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो वो थी 3d6 और 4s2। लेकिन एक्चुअली हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो आयरन 2 प्लस की करनी थी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस शो करना। तो एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो वो वैलेंस शेल से होते हैं, आउटर ऑर्बिट से होते हैं, एंड द आउटर ऑर्बिट इज 4s। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कम किए, इसलिए ये 4s नॉट हो गया। तो आयरन 2 पॉजिटिव की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, 3d6 4s नॉट। जी हमें एम्प्टी ठीक है 4s सर। बॉक्स शो करना है बॉक्स नोटेशन में, क्योंकि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि 4s मौजूद था, बट ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ 4s बिकम एम्प्टी। ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके सर कोई बॉक्स क्वेश्चन? नोटेशन के अंदर बॉक्स जी नोटेशन के अंदर 3d6 पूरा नहीं लिखेंगे? क्या कह रहे हैं बॉक्स में? सर सर बॉक्स नोटेशन में जब आपने 3d लिखा तो 3d6 पूरा नहीं लिखेंगे? जी 3d6 था ना। नहीं, मैं पूछा आपने सिर्फ 3d लिखा है तो 3d6 नहीं लिखेंगे? मैंने 3d लिखा है सिर्फ। एक मिनट बेटा मैं में डेटा बुकलेट उन्होंने नए सिलेबस में काफी सारी चीजें जो है वो चेंज कर दी। तो पहले जो डाटा गिवन होता था अब वो डाटा नहीं है। ठीक है। एम्प्टी बॉक्स शो करना जरूरी है क्या सर? अब देखें, जरूरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि शो कर देना बेहतर है। मैंने क्या लिखा है बेटा, 3d6 ही तो लिखा है, ये 6 लिखा है, और 3d के साथ ये 6 इलेक्ट्रॉन ही तो शो किए हैं। नंबर यहाँ थोड़ी शो करते हैं बॉक्स नोटेशन में। बॉक्स नोटेशन में इलेक्ट्रॉन शो करते हैं एरो की फॉर्म में। ओके सर ओके। यहाँ सिर्फ नाम लिखते हैं सब शेल का। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा बेटा, अब हम
एक और कॉन्सेप्ट यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, जस्ट 2 लाइन उसमें मैं अभी फिलहाल रिकॉल करके और आगे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उस पर शिफ्ट करूंगा। देखिए, पीरियोडिक टेबल में आप 2 चीजों के बारे में अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़कर आए हैं। उसमें एक टर्म आपने ग्रुप पढ़ी है और एक टर्म पीरियड की पढ़ी। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ग्रुप और पीरियड में क्या डिफरेंस होता है? ग्रुप आप किसे कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स 2 तरह से अरेंज होते हैं, एक वो ग्रुप में अरेंज होते हैं और एक वो पीरियड में अरेंज होते हैं। जब भी आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो सारे एलिमेंट जो टॉप टू बॉटम एक लाइन में होते हैं, जो टॉप टू बॉटम एक लाइन में होते हैं, हम उन तमाम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप का मेंबर कहते हैं और ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज अ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। वो सारे मेंबर्स जो एक वर्टिकल लाइन के अंदर हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वो तमाम एलिमेंट जो टॉप टू बॉटम एक ही लाइन में आ रहे हैं, वो तमाम एलिमेंट एक ही ग्रुप के मेंबर्स कहलाते हैं। तो वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। और ग्रुप की एक और इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, all the members of a group have same valence shell configuration। सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि उनके आउटर ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ओ लेवल में आपने ग्रुप 1 के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के वैलेंस शेल के अंदर, आउटर ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। अब एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो सबकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, सबकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है? सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट एज वी गो डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल इंक्रीज होते। इस बात को हम इस तरह से देखते हैं, अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि मैं ग्रुप 1 का एक मेंबर लेता हूं। सबसे पहला मेंबर लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम। अच्छा, लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 है और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। पोटेशियम 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6 and then 4s1। तीनों एलिमेंट ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। अब इन तीनों में आप देखिए कॉमन बात क्या, इसकी भी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में s1 आ रहा है, इसके भी लास्ट शेल में s1 आ रहा है और इसके भी लास्ट शेल में s1 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा था कि मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, वो यहां प्रूव हो रहा है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स के वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। यानी सारे मेंबर्स यहां S1 को फॉलो कर रहे हैं, सबके लास्ट शेल के अंदर S1 आ रहा है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इसका आउटर ऑर्बिट वैलेंस शेल 2 है, इसका आउटर ऑर्बिट 3 है और इसका आउटर ऑर्बिट 4 है। यानी एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो इंक्रीज करता है। एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो इंक्रीज करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ग्रुप के ये दो फीचर्स आपके जहन में होने चाहिए कि ग्रुप में एक तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और दूसरा जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम होता है और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर। अच्छा, अब अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रोज को। हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम पीरियड कहते हैं। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो तमाम एलिमेंट जो लेफ्ट टू राइट एक ही रो में आते हैं, दे आर नोन टू बी मेंबर ऑफ अ सेम पीरियड। जो पीरियड के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मेंबर्स एक हॉरिजॉन्टल रो के अंदर होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रो होती है उसमें होते हैं। अब जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर, टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। पीरियड नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट। पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट को। फॉर एग्जाम्पल अगर पीरियड 2 की हम बात करें तो पीरियड 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का आउटर ऑर्बिट 2 होगा। पीरियड 3 का मतलब आउटर ऑर्बिट 3, पीरियड 4 का मतलब आउटर ऑर्बिट इज 4, पीरियड 5 का मतलब आउटर ऑर्बिट इज 5। तो जो पीरियड नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट। तो एक पीरियड के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें दे हैव सेम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट। पीरियड के तमाम मेंबर्स जो होते हैं उनका आउटर ऑर्बिट का जो नंबर होता है वो सेम होता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट का नंबर जो होता है वो सेम। पीरियड 2 में आउटर ऑर्बिट 2 होगा, पीरियड 3 में आउटर ऑर्बिट 3 होगा। लेकिन जो पीरियड नंबर्स, पीरियड के जो मेंबर्स होते हैं उनमें आउटर ऑर्बिट सेम होता है, लेकिन उनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है डिफरेंट होती है। डिफरेंट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट।
तीसरी बात कि along the period नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पीरियड नंबर 2 अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये लिथियम से शुरू होकर नियॉन तक जाता है, लिथियम से नियॉन तक जाता है। अब लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 है और नियॉन का प्रोटॉन नंबर 10 है। एज वी गो अलोंग द पीरियड प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। एज वी गो अलोंग द पीरियड प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है। और जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो भी चेंज, लेकिन नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट सेम रहता है। जैसे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 और नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। अब आप देखें, इसका भी वैलेंस शेल 2 है और इसका भी वैलेंस शेल 2 है, तो दोनों का जो आउटर ऑर्बिट होता है वो सेम, यानी पीरियड के जितने मेंबर्स होते हैं उनका आउटर ऑर्बिट सेम होता है। तो ये दो बातें जो मैंने बताई आपको ग्रुप और पीरियड की, काफी इंपॉर्टेंट बात थी ये आपके जहन में होगा तो आगे कुछ चीजों को हमें कनेक्ट करना है ग्रुप और पीरियड के साथ, तो वो आप फिर आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको एक टर्म बताने जा रहा हूं और वो टर्म है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जैसा कि लफ्ज से समझ में भी आ रहा है कि एटॉमिक यानी एटम, रेडियस यानी एटम का रेडियस। सो बेसिकली एटॉमिक रेडियस बाय डेफिनेशन, ये अगर एक एटम है और ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस है और ये जो सर्कल है ये इसका आउटर ऑर्बिट है, लास्ट शेल है जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो बेसिकली इसके न्यूक्लियस से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है आउटर ऑर्बिट का, इस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर एक स्फीयर का आपको रेडियस निकालना है तो आप उसके सेंटर पॉइंट से जो आउटर लाइन है वहां तक का डिस्टेंस लेते हैं, वो रेडियस होता है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी एटम का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है और फिर उसके न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस बाय डेफिनेशन क्या बनेगा? ये है डिस्टेंस in between nucleus and outermost orbit of an atom is called atomic radius. ये एटॉमिक रेडियस बाय डेफिनेशन, डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost orbit of an atom is called atomic radius. अब एटॉमिक रेडियस के लिए बावकात कुछ ऑल्टरनेटिव टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं। ऑल्टरनेटिव टर्म्स क्या हैं? एटॉमिक रेडियस को समटाइम
कोवेलेंट रेडियस भी कहा जाता है। तो अगर कोवेलेंट रेडियस की टर्म इस्तेमाल हो तो समझ जाइएगा ये एटॉमिक रेडियस की ही बात हो। कोवेलेंट रेडियस आमतौर पर उन एलिमेंट्स का निकाला जाता है जिनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसी वजह से उनके रेडियस को कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है, क्योंकि उनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। एक होता है मेटालिक रेडियस। अब जैसे कि लफ्ज खुद बता रहा है कि ये मेटल्स का रेडियस है, होता ये भी एटॉमिक रेडियस है, लेकिन एटॉमिक रेडियस इन मेटल्स हम मेटालिक रेडियस कहते हैं। और तीसरा रेडियस की जो टर्म है इसे वैन वॉल रेडियस कहा जाता है। और ये वैन वॉल रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है ये नोबल गैसेस के अंदर यानी इनर्ट गैसेस के अंदर होता है। अब इस पर हम जो है वो बात बाद में करेंगे जब वैन डर वाल्स फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग के चैप्टर में। फिलहाल मैं आपको एक जनरलाइज बात कर रहा हूं कि एटॉमिक रेडियस 3 मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस या वैन डर वाल रेडियस। लेकिन इन तमाम रेडियस का मकसद वही है कि न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है एंड इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन increase in number of orbits. It is due to increase in number of orbits. Number of orbit के बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि जब ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऑर्बिट्स क्या हैं, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल, तो अल्टीमेटली डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। तो जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम और जो ग्रुप का लास्ट मेंबर होता है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये बात? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, distance in between nucleus and outer orbit will increase and that's why atomic radius will increase. अब मैं बात को यहीं अभी फिलहाल स्टॉप कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह।